Urinary system. The urinary system plays a vital role in maintaining homeostasis of water and electrolyte concentrations within the body. यूरिनरी सिस्टम जो है जिसके थ्रू यूरिन बनता है, उसका मेन काम क्या होता है कि वाटर का लेवल बॉडी में और इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उनको एक नॉर्मल लेवल के अंदर रखना होता है। मेन पर्पज़ ये है यूरिनरी सिस्टम का। द किडनीज प्रोड्यूस यूरिन दैट कंटेन्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। यूरिन में होते क्या हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो चीज़ें जिनकी बॉडी को ज़रूरत ना हो, इंक्लूडिंग द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड, एक्सेस आइंस एंड सम ड्रग्स। एक्सेस आइंस वगैरह ये जो ड्रग्स हैं जो इसकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, वो बॉडी से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी क्या हैं। तो पहले फंक्शन इसका क्या है? फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन को बनाना और फिर उसको सिक्रेट भी करवाना, ये पहला फंक्शन है किडनी का। इसका पर्पस क्या होता है? वही बात है, विच रेगुलेट्स टोटल बॉडी वाटर। बॉडी में जो वाटर का लेवल है वो नॉर्मल रहे, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल नॉर्मल रहे, एसिड और बेस का जो बैलेंस है वो नॉर्मल रहे, और इनेबल्स करता है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो यूरिन से बाहर निकल जाए। सेकंड फंक्शन इसका क्या है? प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अगर वो ब्लड वाले जो हमारे लेक्चर्स थे वो आपको याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, जो बेसिकली नए आरबीसीज को बनवाता है जब उनका लेवल जो है वो नॉर्मल से कम हो जाए। तो वो हार्मोन सिक्रेट कहाँ से होता है? किडनीज से। बनता भी किडनीज में ही और सिक्रेट भी किडनी से ही होता है। तीसरा फंक्शन किडनी का क्या है? प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ रेनिन, एक और हार्मोन है जिसको हम क्या कहते हैं? रेनिन। एन इम्पॉर्टेंट एंजाइम है इन द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए ये रेनिन को रिलीज़ करती है किडनी। तो तीन इसके फंक्शन है किडनी के। नंबर 1 क्या है? यूरिन को बनाना और फिर सिक्रेट करवाना। नंबर 2 क्या है? एरिथ्रोपोइटिन बनाना और सिक्रेट करवाना। और नंबर 3 क्या है? रेनिन को बनाना और सिक्रेट करवाना। यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड एक्सक्रीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्सचुरेशन। और जो यूरिन जिस प्रोसेस से बाहर निकलता है बॉडी से उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचुरेशन। अब इसके जो 3 फंक्शन हैं इनको हम देखते हैं वन बाय वन कि कैसे परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन बनता कैसे है? द किडनीज फॉर्म यूरिन विच पासेस थ्रू द यूरेटर्स टू द ब्लैडर फॉर स्टोरेज प्रायर टू एक्सक्रीशन। ये भी हमने लास्ट एनाटॉमी के लेक्चर में किया कि किडनी में जो यूरिन बनता है वो यूरेटर के थ्रू फिर ब्लैडर में जाता है जहाँ स्टोर होता है, उसके बाद फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। द कंपोजिशन ऑफ यूरिन रिफ्लेक्ट्स एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द नेफ्रॉन एंड द ब्लड इन द रीनल कैपिलरीज। हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन के इर्द गिर्द रीनल कैपिलरीज बहुत होती हैं, तो उसमें जो एक्सचेंज होता है उसके अकॉर्डिंग ही यूरिन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में आपने ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लिया है तो इसमें क्या होगा कि आपके यूरिन में भी पानी ज़्यादा निकलेगा, तो यूरिन का कलर बिल्कुल आपको वाइट सा नज़र आ रहा होगा या ट्रांसपेरेंट सा कह सकते हैं। इसके ऑपोजिट, अगर आपने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया तो पानी जितना है बॉडी को ज़रूरत है पानी की और आप ऊपर से पानी नहीं पी रहे तो पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा नेफ्रॉन से इधर ब्लड वेसल्स में या ब्लड कैपिलरीज में। तो फिर आपका जो यूरिन का कलर होगा वो बिल्कुल येलो होगा जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल मिनिमम होगी। तो इस वजह से कह रहा है कि कंपोजिशन जो है यूरिन की वो रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस हो रहा है नेफ्रॉन में और ब्लड में इन द रीनल कैपिलरीज। Waste products of protein metabolism are excreted, electrolyte levels are controlled and pH is maintained by excretion of हाइड्रोजन आयंस। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के होते हैं, जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, ये रिलीज़ होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को भी कंट्रोल रखते हैं। कैसे रखते हैं भी हम आगे देखेंगे, इसकी डिटेल आएगी। और पीएच को कैसे मेंटेन करते हैं? एक्सक्रीशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। एच पॉजिटिव आयंस को बॉडी से निकालते जाते हैं जिसके थ्रू पीएच बॉडी की मेंटेन होती है। अब जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है इसके 3 प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 होता है फिल्ट्रेशन। पहले ब्लड आएगा वो फिल्टर होगा, उसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी, फिर उसमें से कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब होंगी जो बॉडी को ज़रूरत होंगी और कुछ चीज़ों के एंड में सिक्रीशन होगी जैसे हाइड्रोजन आयंस की होती है पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो यूरिन बनने में 3 प्रोसीजर्स हैं, फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड देन सिक्रीशन। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिल्ट्रेशन। This takes place through the semi-permeable walls of the glomerulus and the glomerular capsule। अभी आपको पिछले लेक्चर में याद हो तो हमने पढ़ा था कि स्टार्ट नेफ्रॉन का कहाँ से हो रहा होता है? ग्लोमेरुलर कैप्सूल से, और उसके दरमियान में क्या पड़ी होती है? बंच ऑफ कैपिलरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो उसमें एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस।
वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास थ्रू ऑल्दो सम आर रीअब्सॉर्ब्ड लेटर। वाटर या कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नेफ्रॉन में इंटर हो जाएंगे, बाद में ये दोबारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसको डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास है ग्लोमेरुलर कैप्सूल नेफ्रॉन का, और ये यहाँ पे एफेरेंट आर्टेरियोल्स थे जिन्होंने यहाँ पे आके बंच ऑफ कैपिलरीज बनाया, जिसको हमने क्या बात की कि ये क्या है, ग्लोमेरुलस। तो जब यहाँ पे ब्लड आता है तो ब्लड से न्यूट्रिएंट्स नेफ्रॉन में चले जाते हैं, वाटर चला जाता है, और ये यूरिया है ये चला जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट। ये एक लिखा हुआ है इनो टेस्ट, ये एक बेसिकली टेस्ट होता है देखने के लिए कि आपकी गुर्दे ठीक हैं या नहीं, ये उसके लिए लिखा हुआ है, वो भी नेफ्रॉन में आता है, तो इसको फिलहाल आप इग्नोर करें। मेन चीज़ें क्या चीज़ इंटर होंगी नेफ्रॉन में, न्यूट्रिएंट्स इंटर होंगे ब्लड कैपिलरी से, ब्लड से वाटर इंटर होगा और यूरिया इंटर होगा। आगे कहता है कि ऑल द सम आर रीअब्सॉर्ब लेटर, बाद में कुछ जो है इसमें से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दोबारा ब्लड में आ जाते हैं। वो कौन से हैं वो देखते हैं। अब वाटर यहाँ पे आया, सॉल्ट्स आया, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास था लूप ऑफ इनले, यहाँ से वाटर दोबारा इन्हीं ब्लड कैपिलरीज में जाने शुरू हो जाएगा। मतलब जो एक्सेस वाटर है वो इस लूप ऑफ इनले से दोबारा ब्लड वेसल्स में जाने लग जाएगा। इसी तरह जो सॉल्ट्स वगैरह हैं, सोडियम आयंस जैसे हैं, वो भी रीअब्सॉर्ब होने लग जाएंगे इस जगह पे। तो ये दोनों चीज़ें दोबारा ब्लड में चलेगी। क्या चलेगी? वाटर, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी जो इन्होंने अपनी ज़रूरत के ले लिए, जो एक्सेस थे वो वापस रीअब्सॉर्ब हो गए, और जो सॉल्ट्स वगैरह हैं वो भी दोबारा रीअब्सॉर्ब हो गए। पहले यहाँ से ब्लड में ये आए थे, नेफ्रॉन के अंदर इंटर हुए थे, जब वो यहाँ पे पहुँचा इस लूप में तो ये दोबारा ब्लड में वापस रीअब्सॉर्ब हो गए। और उसके बाद फिर जो कलेक्टिंग डक्ट रह जाती है उसमें हमारे पास एंड में क्या चीज़ बचती है? वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं, जैसे हमारे पास यूरिया हो गया, सॉल्ट्स हो गया, ये यूरिन से निकलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ लें। क्लियर है सर। ठीक हो गया। Blood cells, plasma proteins and other large molecules are too large to filter through and therefore remain in the capillaries. अब हमने कहा था कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज होती हैं, तो ब्लड है, ब्लड में आपको पता है रेड ब्लड सेल्स वगैरह भी होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं, तो वो बहुत बड़े होते हैं, वो यहाँ से पास आउट नहीं कर सकते। इस वजह से नॉर्मली आपको यूरिन के अंदर प्रोटीन या सेल्स वगैरह, रेड ब्लड सेल्स वगैरह नहीं मिलते। अगर आपको प्रोटीन्स यूरिन में मिल रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे कोई पैथोलॉजी है, कोई मसला है, कोई लीकेज ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रोटीन्स वगैरह इधर इंटर हो रहे हैं। नॉर्मली प्रोटीन्स या रेड ब्लड सेल्स वगैरह यहाँ इंटर नहीं होते क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है। द फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलस इज़ वेरी सिमिलर इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा। बिल्कुल जैसे प्लाज्मा था वैसे ही ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेट होता है वो होता है, विद द इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन ऑफ बस प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होती और ब्लड सेल्स नहीं होते। जो यहाँ से ये फिल्टर करता है ब्लड को, जो चीज़ अंदर आ जाती है उसको फिर हम क्या बोल देते हैं? फिल्ट्रेट। वो फिर फिल्ट्रेट बन जाता है। फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। अब फिल्ट्रेशन क्यों होती है वो हम देखते हैं। बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस एंड द प्रेशर ऑफ द फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे। ये हमारे पास हैं वो एफेरेंट आर्टेरियोल, और इन्होंने यहाँ आके ग्लोमेरुलस बना दिया, और ये हमारे यहाँ पे क्या है? ये वो है ग्लोमेरुलर कैप्सूल नेफ्रॉन का। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर है। ये कितना होता है? 55 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये जो प्रेशर है ब्लड का प्रेशर, इसकी इस प्रेशर की कोशिश ये होती है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो यहाँ से बाहर निकलें और वो नेफ्रॉन में एंटर हो जाएं। ये इसकी कोशिश होगी। किसकी होगी? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की, जो ब्लड प्रेशर आ रहा है बेसिकली, उसकी ये कोशिश है कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो यहाँ से निकल के नेफ्रॉन में आ जाएं। अब इसके ऑपोजिट हमारे पास क्या है? ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ब्लड में आपको पता है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, उनका ये काम होता है कि वो चीज़ें जो हैं बाहर से ब्लड के अंदर लेके आएँ, जो मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में जो ब्लड वाला था उसमें समझाया था इसकी फिजियोलॉजी। ये वही बात है, जो यहाँ पे हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होगी उनकी कोशिश होगी कि बाहर से चीज़ें अंदर आएँ। इसका कितना प्रेशर है? 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसी तरह फिर कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, जो कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट आ गया है उसका भी प्रेशर है, वो कितना है? वो 15 है। उसकी भी कोशिश क्या होती है कि जो मटेरियल है वो यहाँ से ब्लड वेसल में उतरे। तो हमारे पास तीन चीज़ें, पहले है ब्लड प्रेशर, वो क्या कहता है कि चीज़ें जो है बाहर नेफ्रॉन में आई, उसका प्रेशर कितना है? 55। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मा प्रोटीन्स का प्रेशर, वो क्या कहती हैं कि चीज़ें किधर आए? वापस ब्लड में, इसके ऑपोजिट होता है, वो कितना है? 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी।
उसके अलावा फिर हमारे पास एक और है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो कितना होता है 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उसका भी काम होता है कि ये चीज़ें जो हैं दोबारा ब्लड में आए। तो जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड से चीज़ें बाहर निकालना चाहता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये दोबारा अंदर डालना चाहता है। किस प्रेशर से बाहर आना चाह रही है 55 से, अंदर किस प्रेशर से जा रही है 30 और 15 मतलब 45। तो नेट 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा होता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो नेट बाहर की तरफ ही आती हैं, अंदर की तरफ कुछ नहीं जाता। ये कॉन्सेप्ट समझ आया या इसको मैं रिपीट कर दूं? सर रिपीट करें इसको थोड़ा। अच्छा, मैं इसको ना ज़रा डायग्राम भी बनाता हूँ ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। ये हमारे पास है ब्लड कैपिलरीज, आर्टेरियोल कह लें। यहाँ पे इन्होंने ग्लोमेरुलस बना दिया, गुच्छा बना दिया ब्लड वेसल्स का। और इसके बाहर यहाँ पे हमारे पास है नेफ्रॉन स्टार्ट हो गए, जो किडनी का पार्ट था यूँ। तो पहले एक चीज़ होती है ब्लड प्रेशर की, किस प्रेशर से ब्लड आ रहा है। ब्लड प्रेशर की कोशिश होती है कि चीज़ों को बाहर निकाला जाए, ब्लड से निकाल के कैप्सूल के अंदर ले जाया जाए, ये ब्लड प्रेशर की कोशिश है। उसका प्रेशर कितना है 55 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर लग रहा है, जो चीज़ों को बाहर निकाल रहा है। इसी तरह ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होती हैं, प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। उनका काम क्या होता है कि चीज़ों को वापस अंदर की तरफ धकेला जाए, बाहर कुछ ना जाए बल्कि चीज़ें अंदर आएँ। तो वो प्रेशर कितना है, वो 30 है। मतलब 55 अगर प्रेशर इधर लग रहा है कि बाहर की तरफ चीज़ें निकलें, तो 30 प्रेशर किधर लग रहा है कि चीज़ें अंदर की तरफ जाए। ये कौन लगा रहा है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स लगा रही हैं। इसी तरह अब जो इस कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट है वो कितना प्रेशर लगा रहा है, 15 प्रेशर लगा रहा है। उसकी भी क्या कोशिश है कि चीज़ें दोबारा किधर जाएं, अंदर की तरफ जाएं। अब वो प्रेशर कितने, वो है हमारे पास 15। अब एक चीज़ है जिसको दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है, 55 का प्रेशर आ रहा है जो चीज़ को बाहर फेंकना चाह रहा है, 30 और 15 मतलब 45 प्रेशर हुआ जो चीज़ को अंदर फेंकना चाह रहा है। तो नेट प्रेशर ज़्यादा किस तरफ है, जो बाहर की तरफ आ रहा है वो 55 है, अंदर की तरफ जाने वाला 45 है। तो 10 का नेट डिफरेंस आ रहा है। उस 10 के डिफरेंस की वजह से चीज़ें जो हैं वो ब्लड वेसल से निकल के, कैपिलरी से निकल के नेफ्रॉन में आती हैं। वो क्या चीज़ें होती हैं, वो वही होते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। अब क्लियर हुआ? जी सर। ठीक हो गया। अब यही बातें इसमें भी लिखी हुई हैं। फिल्ट्रेशन टेक प्लेस क्यों होती है, क्योंकि डिफरेंस है बिटवीन द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस एंड द प्रेशर ऑफ द फिल्ट्रेट इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल, क्योंकि उन दोनों के प्रेशर में डिफरेंस है। बिकॉज द एफेरेंट आर्टेरियोल इज नैरोअर देन द एफेरेंट आर्टेरियोल, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ 55 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बिल्ड्स अप इन द ग्लोमेरुलस। दिस प्रेशर, ये जो ब्लड प्रेशर से बना प्रेशर, this pressure is opposed by the osmotic pressure of the blood provided mainly by plasma proteins 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, एंड बाय द फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ 15। तो टोटल 45 हो गया। फिर भी नेट प्रेशर ज़्यादा इसका है, तो 10 के प्रेशर से चीज़ें बाहर निकल के नेफ्रॉन में आ रही होती हैं, इस वजह से फिल्ट्रेशन होती है। द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनीज ईच मिनट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अभी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास नेफ्रॉन है, ये ब्लड आता है तो इसमें चीज़ें फ़िल्टर होती हैं, कुछ चीज़ें अंदर चली जाती हैं। जो चीज़ें अंदर जाती हैं उसको हम फिर क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब ये नेफ्रॉन हमने पढ़ा है 10 से 20 लाख होते हैं एक किडनी में, तो दोनों किडनी में तकरीबन 40 लाख हो गए। तो दोनों किडनीज में जितना फिल्ट्रेट बन रहा हो एक मिनट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ये कितना नॉर्मल होता है, 125 मिलीलीटर पर मिनट बन रहा होता है, जिसका ये मतलब है कि 180 लीटर हमारे पास फिल्ट्रेट बनता है दोनों किडनीज में। ये बात समझ आई है, इसको रिपीट कर दूं? जी सर समझ आ गई। ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना बना, 180 लीटर फिल्ट्रेट किडनी के या नेफ्रॉन के अंदर बन रहा है। Nearly all of the filtrate is later reabsorbed from the kidney tubules with less than 1%, 1 to 1.5 लीटर excreted as urine। अब यह है कि अगर 180 लीटर बन रहा होता, अगर सारा ही यूरिन में कन्वर्ट हो जाता, फिर हम तो पूरा दिन पेशाब ही करते रहते और कोई काम हमारे पास ना होता। पर इसका क्या मैकेनिज्म है कि जितना वाटर या जो कुछ भी ये फिल्ट्रेट बन रहा है उसमें से 99% जो है वो दोबारा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है, और लेस देन 1% जो होता है जो यूरिन में कन्वर्ट होता है।
वो कितना बनता है 1 to 1.5 लीटर्स जो हम दिन में यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं. The difference in volume and concentration are due to selective reabsorption of some filtrate constituents and tubular secretion of others. ये भी आगे आता है, इसकी डिटेल हम देखते हैं. अभी तक हमने फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को पढ़ लिया कि फिल्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें पास आउट होती हैं, किस वजह से होता है, मैकेनिज़्म उसका पढ़ा, और उसके बाद फिर GFR को देख लिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. आपके एमसीक्यूज़ में इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि कितना लीटर हमारे पास बनता है बोथ किडनीज से, या पर मिनट इसकी क्या रेट है. और उसके बाद अब हम देखते हैं अब ऑटो रेगुलेशन ऑफ फिल्ट्रेशन होते हैं. अब ये फिल्ट्रेशन जो है ना कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये चल रहा होता है, तो इसमें अब ऑटो रेगुलेशन है कि ये और बॉडी में क्या हो रहा है उस पर इतना डिपेंड नहीं करता. क्या डिपेंड नहीं करता वो हम देख लेते हैं. रीनल ब्लड फ्लो इज प्रोटेक्टेड बाय ए मैकेनिज्म कॉल्ड ऑटो रेगुलेशन whereby renal blood flow is maintained at a constant pressure across a wide range of systolic blood pressures from 80 to 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. ये आपका हार्ट है लेट सपोज, तो यहाँ आपकी किडनी है. अब जो ब्लड प्रेशर है वो तो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रहा होता है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है. अब अगर ब्लड प्रेशर चेंज होगा तो किडनी में भी प्रेशर चेंज आएगा, तो जिसकी वजह से इसका सारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है. इसलिए किडनी में एक मैकेनिज्म आया जिसको हम क्या कहते हैं ऑटो रेगुलेशन. ये अपने प्रेशर को जो रीनल में फ्लो, ब्लड में जो फ्लो होगा उसको ये खुद रेगुलेट करती है कि किडनीज में कितना प्रेशर है. वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि जनरल बॉडी का प्रेशर कितना है. इसने अपना जो नॉर्मल लेवल होता है उसको खुद ही मेंटेन किया होता है. किस मैकेनिज्म से? उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन ऑफ फिल्ट्रेशन. Autoregulation operates independently of nervous control. If the nerve supply to the renal blood vessels is interrupted, autoregulation continues to operate. Autoregulation खुद ही चलता रहता है. ये और बॉडी में क्या हो रहा है ये उससे इसके साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है. इट इज़ देयर फॉर अ प्रॉपर्टी इनहेरेंट इन रिनल ब्लड वेसल्स. जो किडनीज की ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ही प्रॉपर्टी है. इट मे बी स्टिमुलेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड प्रेशर इन द रिनल आर्टरीज. ये अपने प्रेशर के लिहाज से जो रिनल आर्टरीज में प्रेशर होता है उसके लिहाज से खुद ये डायलेट या कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को कंटिन्यूसली चलाती हैं. ये जनरल जो आपको ब्लड प्रेशर है उस पर डिपेंडेंट नहीं है. इन सीवियर शॉक when the systolic blood pressure falls below 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. अगर ब्लड प्रेशर आपका बहुत ही गिर गया है, 80 से भी नीचे आ गया, जो ऊपर वाला जो 120 नॉर्मली होता है, तब ये ऑटो रेगुलेशन फेल हो जाती है. एंड रिनल ब्लड फ्लो एंड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीजेज इम्पेयरिंग फिल्ट्रेशन विद द नेफ्रॉन्स. तो ये कब फेल होती है? जब आपका 80 से भी नीचे जो है आपका ब्लड प्रेशर आ जाए, तो तब ये सिस्टम फेल हो जाता है और फिर सारा फिल्ट्रेशन जो किडनीज के थ्रू हो रही होती है वो ख़राब हो जाती है. ऑटो रेगुलेशन समझ आ गई? अगर कोई सवाल है तो पूछें, या कुछ नहीं समझ आया तो रिपीट कर देता हूँ. समझ आ गए. चलें ठीक हो गया. नेक्स्ट अब हमारा पहले ये तो फिल्ट्रेशन था. नेक्स्ट क्या है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. मोस्ट रिअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. ये हमारे पास नेफ्रॉन था, पहले ये हमारे पास कैप्सूल था, उसके बाद यहाँ पे टिब्यूल्स आ गए थे जिसे हमने क्या कहा था? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स. उसके बाद फिर लूप ऑफ इनले था, और फिर डिस्टल था, और फिर कलेक्टिंग डक्ट. ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था. तो यहाँ से जितना हमारे पास वाटर, न्यूट्रंस जो कुछ इंटर हुआ है, मैक्सिमम यहाँ पे काफ़ी हद तक रीअब्जॉर्ब हो जाता है. किधर होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में. हुज वॉल्स आर लाइंड बाय माइक्रोविलाई. इनके सरफेस पे माइक्रोविलाई होता है, जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा था माइक्रोविलाई होते हैं जो इसका सरफेस एरिया बढ़ाती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए. Materials essential to the body are reabsorbed here, including some water electrolytes and organic nutrients such as glucose. Glucose वगैरह भी यहाँ से absorb हो जाता है. Some reabsorption is passive and some substances are transported actively. कुछ passively होते हैं और कुछ actively होते हैं. About 60 to 70% of filtrate reaches the loop of नेफ्रॉन. ये लूप ऑफ नेफ्रॉन था. तो टोटल हमारे पास जो 100% फिल्ट्रेट यहाँ पे बना था कैप्सूल के अंदर, उसमें से 30 से 40% कहाँ दोबारा एब्जॉर्ब हो गया? प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स में. और जब वो यहाँ पे पहुँचा है लूप ऑफ इनले में या लूप ऑफ नेफ्रॉन में, तो कितना रह गया है? 60 to 70% फिल्ट्रेट. इस डायग्राम में ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ से तो ये चीज़ें इंटर हुई थी ना, तो दोबारा जब ये हम प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स में आए तो Na बाहर निकल गया, ब्लड वेसल्स में जाने लग गया, क्लोरीन भी चला गया, वाटर भी बाहर चला गया, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी बाहर चले गए. तो इन्होंने फिल्ट्रेट तकरीबन 30 से 40% जो यहाँ बना वो यहीं एब्जॉर्ब हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स में. ये दिखाया जा रहा है कि इनके सरफेस पे इस तरह ये माइक्रोविलाई होते हैं जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखे थे.
जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए. Much of this, especially water, sodium chloride, is reabsorbed in the loop, so only 15 to 20% of the original filtrate reaches the distal convoluted tubule, and the composition of filtrate is now very different from its starting values. हमने बात की कि यहाँ हमारे पास 100% था फिल्ट्रेट. जब वो इस रीजन में आया प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स में तो वो 30 से 40% एब्जॉर्ब हो गया. तो पीछे हमारे पास कितना रह गया था, 60% रह गया था फिल्ट्रेट. ये जो 60% है यहाँ पे इस लूप ऑफ इनले में ये तकरीबन 40% एब्जॉर्ब हो जाता है. और जब इधर फिल्ट्रेट पहुंचेगा डिस्टल टिब्यूल्स में तो कितना रह जाएगा, 20% रह जाएगा. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100 लीटर इधर यहाँ से हमारे पास फिल्ट्रेट बना, 30 से 40% जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्ब हो गया. पीछे हमारे पास कितना रह गया, 60 लीटर. जब वो इस लूप ऑफ इनले से गुजरा 40% और एब्जॉर्ब हो गया तो वो कितना हमारे पास रह गया, 20 लीटर, जो कहाँ पहुँचेगा, डिस्टल ट्यूब्यूल्स में. ये बात समझ आई है, ये एब्जॉर्प्शन किस तरह हुई है और कितनी परसेंटेज से हो रही है. या इसको रिपीट कर दूँ. सर रिपीट करें इसको. अच्छा, ये हमने भी पढ़ा कि किडनीज तकरीबन बनाती हैं 180 लीटर फिल्ट्रेट. 180 लीटर फ्लूइड समझ लो. अब 180 लीटर यहाँ बन जाता है तो अब 180 लीटर ही अगर बॉडी से निकलना हो तो फिर तो पूरा दिन हम ये यूरिन ही पास आउट करते हैं. तो बॉडी में क्या मैकेनिज्म है, वो इस 180 लीटर बना तो देती है पर इसमें से वो तकरीबन 99% दोबारा एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले जाती है, जिससे ये होता है कि यूरिन हमें सिर्फ लेस देन 1% जो है इसका वो आता है. कैसे करती है, यहाँ फिल्ट्रेट बना 180 लीटर, जब इन टिब्यूल्स में आया तो यहाँ से वो बाहर निकल गया. वो किधर चला गया, ब्लड वेसल्स में चला गया. कितने परसेंट वो निकला है यहाँ पे, तकरीबन 40%. पीछे कितना रह गया, 60%. यहाँ पे जब वो पहुँचा 40% यहाँ से निकल गया. जब 60% यहाँ पहुँचा है तो उस 60 में से भी 40% दोबारा एब्जॉर्ब हो गए. ये यहाँ दिखा रहा है कि बाहर की तरफ ही निकल रही हैं चीज़ें. तो जब वो इधर पहुंचेगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में तो वो सिर्फ 20% रह जाएगा. यहाँ पे फिर फर्दर रीएब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी, फर्दर रीएब्जॉर्प्शन होगी और सिर्फ लेस देन 1% जो है वो यहाँ तक पहुँचेगा जो आप यूरिन के थ्रू पास आउट करेंगे. अब क्लियर हुआ कुछ? क्लियर हुआ या नहीं, है रिपीट कर दूं दोबारा? सर क्लियर हुआ. ठीक है. उसके बाद क्या है कि मोर इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्जॉर्ब्ड हियर, स्पेशली सोडियम, सो द फिल्ट्रेट एंटरिंग द कलेक्टिंग डक्ट्स इज एक्चुअली क्वाइट डाइल्यूट. सोडियम वगैरह भी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा इसी में, ये इस लूप में ये जो था. और जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो इसमें मोस्टली सिर्फ वाटर ही होगा. The main function of the collecting duct therefore is to reabsorb as much water as the body needs. फिर collecting ducts जो लास्ट हमारे रहेगी वो भी फिर जितना बॉडी को वाटर चाहिए होगा वो मज़ीद उसमें से एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो नहीं चाहिए वो फिर यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलेगा. Some constituents of glomerular filtrate, glucose, amino acid, do not normally appear in the urine because they are completely reabsorbed unless the blood levels are excessive. अब जो यूरिन में हमने पढ़ा है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं और वाटर होता है, तो जो ग्लूकोज वगैरह है या अमाइनो एसिड हैं वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. ये यहाँ से जब वो गुजरेंगे इधर से रीअब्जॉर्ब दोबारा हो जाएंगे, यूरिन में नहीं जाएंगे ग्लूकोज या फिर अमाइनो एसिड्स वगैरह. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिन इज़ वेरी लिमिटेड. जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसकी रिब्जॉर्प्शन नहीं होती क्योंकि बॉडी ने उसको बाहर निकालना है, तो वो यूरिन में ही पास आउट होते हैं. अब हमने कहा जी किडनी रीअब्जॉर्ब कर लेती है सब्सटेंस को, तो वो एक लिमिट होती है जिसमें वो एब्जॉर्ब करती है. जैसे हमने यहाँ बात की कि ग्लूकोज को किडनी एब्जॉर्ब कर लेगी, यूरिन में नहीं जाने देगी, तो इस एब्जॉर्प्शन की भी एक लिमिट है. अगर ब्लड का ग्लूकोज तकरीबन 3.5 to 8 मिलीमोल पर लीटर, ये एक यूनिट है, ये एक ख़ास हद है. इस लेवल तक ग्लूकोज अगर ब्लड में है तो किडनी एब्जॉर्ब कर लेगी.
अगर इससे ज़्यादा हो गया, जैसे कि 9 हो गया, तो फिर उसको किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, फिर वो यूरिन में आएगा। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनका ग्लूकोज जो है ज़रूरत से ज़्यादा होता है, उनमें ग्लूकोज आपको यूरिन में भी नज़र आता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स का यूरिन टेस्ट भी करते हैं और उसमें आपको ग्लूकोज नज़र आएगा। वजह क्या है? ग्लूकोज लेवल बॉडी का इतना बढ़ा हुआ है कि किडनी की जो कैपेसिटी थी एब्जॉर्ब करने की, जिसको हम क्या कहते हैं रीनल थ्रेशोल्ड, उससे ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर वो यूरिन में पास आउट होने लग जाता है। ये बात समझ आई है, ये ग्लूकोज क्यों यूरिन में आता है, या इसको रिपीट कर दूँ? सर रिपीट करें इसको। अच्छा, हमने बात ये की है कि यूरिन जो होता है ना, इसमें बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। अब ग्लूकोज जो है वो तो बॉडी को ज़रूरत है ग्लूकोज, तो बॉडी क्या करती है, जब ग्लूकोज इधर पहुंच जाता है ये यहाँ पे, तो वो वापस इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले जाती है, इसको यूरिन में नहीं जाने देती। बट अब ये जो वापस लेके जाती है इसकी एक लिमिट होती है। वो लिमिट कितनी है, यहाँ पे इन्होंने एक यूनिट में दिया हुआ है 8 मिलीमोल तक। इतना ग्लूकोज हो तो वो एब्जॉर्ब वापस होके ब्लड में चला जाएगा। पर अगर ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा ही ब्लड में ग्लूकोज आ गया, तो अब किडनी की जो लिमिट थी जिसको हम रीनल थ्रेशोल्ड कहते हैं वो पूरी हो चुकी है। इससे ज़्यादा मजीद किडनी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, फिर जो एक्सेस ग्लूकोज होगा वो आपके यूरिन में आने लग जाएगा। अब कुछ क्लियर हुआ? जी सर। ये क्यों होता है? दिस occurs बिकॉज ऑल द कैरियर साइड्स आर ऑक्युपाइड एंड द मैकेनिज्म फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द ट्यूब्यूल्स इज ओवरलोडेड। जैसे जैसे साइड्स से जहाँ जहाँ से ग्लूकोज ने वापस ब्लड में जाना था वो सारी ऑक्युपाइड हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो एक्सेस होता है वो फिर यूरिन में आता है। अदर सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंक्लूड सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट एंड क्लोराइड। ये भी कुछ सब्सटेंसेस हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेसिकली, क्लोराइड, फॉस्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, और उसके बाद हमारे पास क्या है, सोडियम। The renal threshold of some substances varies according to body need at a particular time and in some cases reabsorption is regulated by hormones। अब ये कितनी reabsorption होनी है, इसको क्या चीज़ रेगुलेट करती है? हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। कौन कौन से वो भी हम देखते हैं। पहला हार्मोन हमारे पास है पैराथायराइड हार्मोन। ये जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लेक्चर कल पढ़ेंगे एनाटॉमी में तो उसमें इनकी डिटेल आएगी। पैराथायराइड हार्मोन जो है ये क्या सिक्रेट करता है, ये पैराथायराइड ग्लैंड होता है बेसिकली, ये सिक्रेट करता है पैराथायराइड हार्मोन। ये होता है एक हार्मोन। दूसरा हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन जो सिक्रेट करते हैं थायराइड ग्लैंड्स। इन दोनों का क्या काम होता है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करवाते हैं फ्रॉम नेफ्रॉन। क्या बात हमने बोली, दो ग्लैंड्स हैं बॉडी में, एक थायराइड ग्लैंड होता है और दूसरा कौन सा है, पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है रिलीज़ करता है कैल्सिटोनिन, एक हार्मोन है। पैराथायराइड जो है ये रिलीज़ करता है पैराथायराइड हार्मोन। इन दोनों का काम क्या होता है, कैल्शियम को वापस नेफ्रॉन से ब्लड में लेके आने। अब ये ज़्यादा अगर ब्लड में रिलीज़ हो रहे होंगे तो नेफ्रॉन से ज़्यादा कैल्शियम वापस ब्लड में आ रहा है, और अगर ये इनका लेवल बॉडी में कम, ब्लड में कम है, तो फिर कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, वो ज़ाया हो रहा होगा बॉडी से। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको हम क्या कहते हैं, एडीएच। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ये ब्रेन में एक ग्लैंड होता है छोटा सा, और इसका काम क्या है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब ये बॉडी में रिलीज़ होगा एडीएच हार्मोन, तो ये पानी को एब्जॉर्ब करवाएगा ज़्यादा से ज़्यादा नेफ्रॉन से ब्लड की तरफ। तो इसका क्या काम है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इन हार्मोन्स का क्या काम था, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। एक और हार्मोन है हमारे पास एल्डोस्टेरॉन। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड से बेसिकली सिक्रेट होता है। जी सर ये एडीएच दोबारा रिपीट करें सर। अच्छा, एडीएच जो है ना ये एक हार्मोन है। एडीएच ये रिलीज किधर से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड किधर होता है, ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड है। ये कब रिलीज होगा, जब बॉडी को पानी की ज़रूरत होगी, तो ये क्या करवाएगा, ये ब्रेन ये हार्मोन रिलीज़ करा देगा। ये किडनीज को कहेगा कि पानी जितना भी आपके पास आ रहा है उसको दोबारा ब्लड में भेजते जाओ। ये समझ लो कि जिस्म में जब पानी की कमी हो जाती है, तो अब पानी ज़रूरत है जिस्म को, तो वो ये कहेगा, किडनी को मैसेज जाएगा किसके थ्रू, एडीएच हार्मोन के थ्रू। कौन भिजवाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। वो ये इसको क्या कहेगा कि आप किडनी से कहें जितना भी पानी आ रहा है वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दीजिए, क्योंकि फ़िलहाल ब्लड में हमारे पास पानी की कमी है। तो इसका क्या काम है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन। अब कुछ क्लियर हुआ? जी सर, थैंक यू। ठीक हो गया। पहले दो हार्मोन जो हमने पढ़े उनका काम था वो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवा रहे थे,
जो ADH है ये वाटर को करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड है बेसिकली, जो किडनीज के ऊपर हमने पढ़े हुए होते हैं। ये हार्मोन क्या कराएगा? ये रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाता है सोडियम की और वाटर की। सोडियम और वाटर नेफ्रॉन से दोबारा ब्लड की तरफ जाएंगे, और जो पोटेशियम है वो ब्लड से नेफ्रॉन की तरफ जाएगा। मतलब पोटेशियम को निकालना और सोडियम और वाटर को अंदर की तरफ लेके आना ब्लड में, ये किसका काम है? एल्डोस्टेरोन का। फिर हमारे पास एक और हार्मोन है जिसे हम क्या कहते हैं? आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, also known as ANP. This hormone is secreted by the atria of the heart in response to stretching of the arterial wall. अगर आपको याद हो, हमने हार्ट में पढ़ा था 4 चैम्बर्स होते हैं, तो ऊपर वाले जो 2 होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? एट्रिया। तो जब ब्लड ज़रूरत से ज़्यादा वापस हार्ट में आ रहा है तो एट्रिया आपके जो वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे होंगे। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे होंगे तो वो क्या रिलीज़ करेंगे? ये एट्रिया एक हार्मोन जिसे हम क्या कह रहे हैं? ANP। ये हार्मोन क्या काम करवाएगा? इट डिक्रीजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। ये कहेगा किडनी को जाके, ये हार्मोन यहाँ अगर आपकी किडनी है, कि जो वाटर है उसको और सोडियम को रीअब्जॉर्ब ना करो, बल्कि यूरिन के थ्रू निकालते जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम ज़रूरत से ज़्यादा आ रही है, जो आर्टरिया के लिए मसला बन रहा है, इसको ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ रहा है। तो ये एक मैसेंजर भेजता है, जो कौन सा मैसेंजर है? ANP, जो जाके किडनी को कहता है कि पानी को बॉडी से निकालो, वापस रीअब्जॉर्ब ना करो। इसका उलट फंक्शन है। एल्डोस्टेरोन क्या कह रहा था? वाटर वापस अंदर की तरफ आए। ADH क्या कह रहा था? वाटर दोबारा अंदर की तरफ आए। ये हार्मोन ANP क्या कहता है? कि वाटर जो है वो बॉडी से बाहर निकले, अंदर की तरफ ना आए। यहाँ तक क्लियर है या कोई सवाल है तो पूछो। सर ये जी जी। सर ये एब्जॉर्ब होके वो जो है ना किडनी में जाता है या नहीं? नहीं, रीअब्जॉर्ब होके ब्लड में आता है। क्योंकि देखें ये हमारे पास किडनी है ना, तो यहाँ से ब्लड आ रहा है किडनी के पास, और किडनी जो है वो उसको फिल्टर करती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स उन्हें निकालना होता है ना बॉडी से, जिनकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, वो फंक्शन किडनी का है। तो किडनी उसमें से निकाल के वापस जो और चीज़ें होती हैं उनको दोबारा ब्लड में भेज देती है। अब ये जो हम इसकी ANP की बात कर रहे हैं, इसमें यह है कि जो ब्लड वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा वो ज़्यादा हो गया, तो हार्ट पे प्रेशर आ रहा है। तो हार्ट किडनी को कहता है कि अब जो आपके पास ब्लड आ रहा है इसमें से मैक्सिमम वाटर आप यूरिन के थ्रू बाहर निकालो, ताकि यहाँ इसकी वॉल्यूम कम हो और हार्ट बीट या कार्डियक आउटपुट जो है वो नॉर्मल पे आए।